हजरात हजरात हजरात, सब लोग खड़े हो जाइए, नहीं तो उठा के फेंक दिए जाइएगा। हाँ, भगवान करे तोरा 2-4 को धिया पुता हो, 1 दर्जन। बैठिए, चलिए हम लोग चलते हैं अपने ऑनलाइनर की दुनिया में। आज पीडीएफ नहीं आ पाया है, 4-5 बजे के बाद आज आएगा तो कल से मिलेगा। शुरू करें? कहां तक हुआ था? 12 देखें बाबू, 12 तक हुआ था ना। आज हम लोग 34 तक इस पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं 12 के बाद अपनी दुनिया में। आइए इधर, अब चुप हो जाओ दोस्त मेरे। लिखना सिंगल एरो देके, सिंगल एरो देके लिखना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। लिखना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋण से धन की ओर होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋण से धन की ओर होता है, जबकि विद्युत धारा का प्रवाह विद्युत धारा का प्रवाह धन से ऋण की ओर होता है। वो कहा गया? क्या लिखे? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋण से धन की ओर तथा विद्युत धारा का प्रवाह धन से किधर की ओर? ऋण की ओर। अब ध्यान देना, यहां तक हो गया था हमारा काम। बढ़ते हैं आगे। पृथ्वी की परत टुकड़ों में विभाजित है, जिन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्लेट। बारह है। अरे पगला, कल है ना बताए थे, जल में आवेशी गति, जब आवेश गति करने लगते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। ये नहीं बताए थे कल? जब आवेश गति करने लगते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। कल तो बता दिए थे रे दोस्त। अगला में चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज नंबर कितना? एक बात बताओ, 14 ना? कौन तेरा तेरा बोलता है जी? 14 में चलें? अब एक बात बताइए, समान आवेश में विकर्षण और समान आवेश में आकर्षण, लड़का लड़का में क्या होता है? विकर्षण। और लड़का लड़की में? लड़का लड़का में भी आकर्षण होता है, अपवाद है लेकिन वो तो कहते हैं दोस्त मेरे, कभी कभार क्वेश्चन क्या पूछता है बताए, तो चुंबक में नॉर्थ पोल में क्या होगा? विकर्षण। अरे बैठने न दो यहां, फिर ओकरे पास तुम चल गई, वहां फिर झगड़ा होगा। नहीं नहीं, पिछला पे चल जाओ, पिछला पे 5-6 को बैठल है। अरे पिछला पे, सबसे पीछे वाला पे, वहां। हाँ, किसको? 2-2 किलो की है ये है। किसको जी? आप देखो, समान आवेश में होता है विकर्षण और समान आवेश में होता है आकर्षण। प्लस प्लस में विकर्षण, प्लस माइनस में आकर्षण। लेकिन कभी एक बार क्वेश्चन पूछता, नॉर्थ पोल साउथ पोल में आकर्षण
और नॉर्थ पोल में विकर्षण, साउथ पोल में विकर्षण। क्लियर है? तो कहते हैं दोस्त मेरे, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं ना। वो क्या लिखेगा उसको पता थोड़े है, टाइटल हमको लिखना पड़ेगा, उससे चर्चिल को देकर समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। और समान आवेश में क्या होता है? आकर्षण। तो कहते हैं तड़ित। तड़ित देखो क्या है, हम कल बात कर रहे थे कि हम लोग कहते हैं कि वज्रपात होगा। किसी को जो आप गाली देते हैं कि हेरे छोड़ा तोरा बज्जर खसता हो, बोलते हैं ना, तब बज्जर जो गिरेगा तो उससे बचा जा सकता है। लड़कों के लिए बहुत बढ़िया काम करेगा, क्योंकि हम लोग कभी गाली देते हैं कि लड़की तोरा बज्जर गिरेगा, हम लोग कभी गाली देते हैं? तो भैया इससे लड़कों को ही बचना पड़ेगा। कोई भी आदमी, कोई भी लड़का ऐसा गाली नहीं देता। ऐसे भी लड़का कभी लड़कियों को गाली, लड़की लोग ही देती है गाली। आप देखो होता क्या है। अच्छा कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि सब एक दूसरे को गाली देते हैं, और अगर ये तड़ित है, अगर मान लीजिए कि ये आपका घर है, इसमें एक बेड लगा हुआ है और इस पे आप और आपकी भावनाएं सो रही है, और ये बीच में आपका छेड़ी भी है, तो ये जो तड़ित है ना, ये तड़ित अगर आप लगा दिए तो ये सीधा और थ्रेड होता है, और अर्थ का विभव होता है 0। अर्थ का विभव क्या होता है? 0। देखो ये आपका घर है, इसके ऊपर आप तड़ित चालक लगा दिए। तड़ित चालक नुकीला होता है। कैसा होता है? नुकीला होता है। अगर इस पे वज्रपात हुआ, मान लो कोई पूर्णा श्राप है और लग गया, अगर हुआ तो ये उच्च विभव से निम्न विभव में धारा का प्रवाह होता है। तो वज्रपात मतलब इलेक्ट्रॉन का बहुत तीक्ष्ण प्रवाह होगा, जिससे आग लग सकता है। और ये भीड़ भाड़ वाले जगहों पर नहीं गिरता है, जब भी गिरेगा खुले मैदान में गिरेगा। किसमें गिरेगा? किसमें गिरेगा? तो जब ये वज्रपात अगर मान लो हो गया, तो यहां पर जब गिरेगा तो उच्च विभव यहां होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा वो बहुत तेज, उच्च विभव। यहां पृथ्वी का विभव होबे करता है 0, उच्च से निम्न में घुप घुप प्रवाहित हो जाएगा और आपको कुछ नहीं होगा। इसी को कहते हैं तड़ित चालक, जो पृथ्वी के संपर्क में होता है। क्लियर? सेम काम अर्थिंग का भी है। सेम काम किसका है? अब पृथ्वी का विभव होता है कितना? 0। अगर मान लीजिए कि आपका हीटर है और आपकी भावनाएं इस पर खाना बना रही है, अब तो लोग गैस पर बनाता है, और ये हीटर का कॉइल है ना हो, एकरा में आप दे दिए करंट। करंट दीजिएगा तो हीट होगा, और करंट देते तो हीट होता है। और एकरा में आप दे दिए, ये है चीनी मिट्टी, एकरा पे आप बर्तन चढ़ा देते हैं, एकरा पे आप बर्तन चढ़ा देते हैं, और ये बर्तन आपने चढ़ा दिया और खाना बनाना शुरू कर दिया। अगर मान लीजिए तार में करंट है, ये बीच में है पोर्सिलीन चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी उष्मा का कुछ, विद्युत का कुचालक है, उष्मा का भी कुचालक। ये चीनी मिट्टी इस करंट को इस बॉडी में जाने नहीं देगा, तो आपके बर्तन में करंट नहीं आएगा। बोलिए हाँ। अगर इससे करंट दिए, इसे ऐसे निकला, ये करंट देने से गरमाएगा, लेकिन ये करंट इससे इसमें सटेगा तब ना इसमें आएगा, तब ना बर्तन में जाएगा। बोलवे नहीं करेगा, हाँ कि ना? करंट जब एकरा में सटेगा और आप इसमें सट जाइएगा, ये तार एकरा में सट गया, तो करंट का सट सट प्रवाह आप में होने लगेगा।
और आपको बहुत तेज झटका लगेगा, झटका लगेगा। क्या लगेगा? और अगर आपका शरीर बर्दाश्त कर पाया तो बच जाइएगा, ना तो कोपचा में चल जाइएगा। अब झटका क्यों लगेगा? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है। अगर नाम है एसी, एसी बोले तो अल्टरनेटिंग, यही अगर डीसी होगा तो ये डायरेक्ट करंट, ये ज्यादा खतरनाक, बैटरी वाला डीसी। लेकिन कम वोल्टेज पर डीसी खतरनाक नहीं। अल्टरनेटिंग करंट हमारे घर में है अभी। ये क्या करेगा? आपको लेगा छोड़ेगा, लेगा छोड़ेगा, लेगा छोड़ेगा, मतलब खींचेगा फिर छोड़ देगा, खींचेगा छोड़ देगा। अगर कोई व्यक्ति एनर्जेटिक है तो खींचा, छोड़ा क्यों हटाया? अब बूढ़ सूढ़ आदमी है, बर बच्चा आदमी है, खींचा, और जब तक सोचेगा कि हम हटाएंगे, 1 सेकंड में 50 बारी लेता छोड़ता है, 50 बार। अब तुम समझ लो कितना तेजी से हाथ को खींचना पड़ेगा, तब जाके आप बचिएगा। इसीलिए कहते हैं झटका लगता है फिर छोड़ देता है। अगर आप चाहते हैं कि झटका आपको नहीं लगे, तो हम लोग क्या करते हैं, एगो अर्थ, एगो लाइव वायर, एगो मेन वायर तो देवे करते हैं, एगो न्यूट्रल देते हैं, हाई बॉडी से एगो अर्थ कनेक्ट, अर्थ से जोड़ देते हैं। जो मोटका पिन वाला तार नहीं होता ऊपर में, प्लग में देखें ऊपर में मोटका तार, हम लोग तोड़ के हटा देते हैं। कहते साला झूठे लगल ही है, दोनों से तो हो जाते हैं, करते हैं कि नहीं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपकी भावनाओं की जान बचाने के लिए, क्योंकि अगर ये है तो ये अर्थेड होता है, और अर्थेड होगा तो आप यहां से जब ये इसमें करंट आएगा भी ना, तो इधर का विभव 0 होता है, सब करंट इधर चला जाएगा और आप में प्रवाहित नहीं हो। इसलिए वो मोटका तार को कभी खोलना नहीं है, ठीक है। जितना भी ये सब पंखा जो देख रहे हैं, ये सब 5 एम्पियर का है। जितना मोटा वाला बोर्ड है 15 एम्पियर, 15 एम्पियर का जितना भी ज्यादा करंट वाला होगा उसमें वो मोटका रहबे करेगा, ताकि ऑपरेटर जो उसको ऑपरेट कर रहा हो उसकी सुरक्षा हो। तड़ित चालक का भी सेम काम है, ये ऑपरेटर को सुरक्षा देता है, ये आदमी को क्या देता है? सुरक्षा देता है। तो तड़ित चालक वज्रपात से बचाता है, और अर्थ जो है विद्युत धारा से बचाता है। क्लियर है? तो दोनों सुरक्षा युक्ति है, दोनों क्या है? सुरक्षा युक्ति है। आप देखो, कहते हैं, क्या कहते हैं, तड़ित और भूकंप किस प्रकार की घटना है? रुको, तड़ित चालक बना होता है किसका? यह बना होता है कॉपर का, और यह कैसा होता है? नुकीला। कैसा होता है? नुकीला होता है। पीडीएफ अपलोड करवा देते हैं दोस्त। प्रिंस, प्रिंस पीडीएफ डलवा दो ना इसका, बोलो कम्युनिटी में पीडीएफ लगा देगा साइंस का। जिसको यहां से लेना होगा आज शाम में 5 बजे के बाद आके ले जाइएगा, जो बाहर से क्लास करते हैं। बढ़े, अरे बढ़े। याद रखिएगा, तड़ित और अर्थ एक सुरक्षा युक्ति है, लिख लो, तड़ित और अर्थ एक सुरक्षा युक्ति है। तड़ित और अर्थ एक कौन सा युक्ति है? सुरक्षा युक्ति है। अगला 16 नंबर में चले, बता। तड़ित की घटना हम लोग जो विद्युत देते हैं उससे होता है कि वायुमंडलीय विद्युत से होता है? कहते हैं तड़ित की घटना का प्राकृतिक उत्पत्ति का मुख्य कारण है वायुमंडलीय विद्युत।
कौन विद्युत? तड़ित चालक किसका बना होता है? कॉपर का। अर्थ भी कॉपर का बना होता है। घर में जो वायरिंग होता है वो भी किसका होता है? कॉपर का। अर्थ किसका? कॉपर का। तड़ित किसका? कॉपर का। घर की वायरिंग किसकी? कॉपर। खाली लंबी दूरी तक धारा को भेजने के लिए एल्युमिनियम। एल्युमिनियम ना। अगला, चमक और बिजली की कड़कड़ाहट किस घटना के साथ जुड़ी होती है? बताइए किस घटना के साथ जुड़ी होती है? अरे चमक जो होता है ना, कहता है अरे बाप लगता है बिजली गिरेगा, बोलते हैं कि नहीं? तड़ित, चमक और बिजली की कड़कड़ाहट किस घटना के साथ जुड़ी हुई है? तड़ित के साथ। वज्रपात कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? अच्छा एक बात बताइए कि तड़ित, कौन आवाज कर रहा है? कुछ हो गया क्या? कोई प्रॉब्लम है? जिसको प्रॉब्लम इधर भेजो, हम सीट देते हैं। मेरा 5 सेकंड बर्बाद किया है। चुपचाप बैठ। चलो पढ़ाने का एक फ्लो है, बीच में को कर देता है। देखो क्या बोल रहे थे, भूल भी गए। मतलब क्या हम सोच रहे थे तो और दिमाग में चल गया ना। पागल कहीं, घबरा गया मामला। देखो, चमक और बिजली की कड़कड़ाहट किस घटना के साथ जुड़ी हुई है? तड़ित से। तड़ित को ही हम लोग वज्रपात कहते हैं, और ये वायुमंडलीय विद्युत है। कौन विद्युत है? तो कहते हैं दोस्त मेरे कि अगर 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 बिजली चमके तो आपको कहां चल जाना चाहिए? मैदानी भाग में कि गहन भाग में? गहन भाग में ना। कहते हैं दोस्त मेरे कि रगड़ के कारण, देखो अब यहां क्या मामला है, ध्यान दीजिएगा। पहली बार, अच्छा आप कभी कंघी लेके, अरे कलम लेके कभी ऐसे ऐसे रगड़ के सटाए हैं? शर्माती है तो ससुराल है, बोलो ना हाँ कि ना। अरे ससुराल में बैठे हैं जी, ऐसा बात करती हैं। अरे, बड़ा गड़बड़ स्थिति है। हम पूछे तो कहते हैं, अरे कभी कलम लेके ऐसे रगड़ के कभी सटाए हैं? एकरा कहते हैं रगड़ विद्युत। अभी होता क्या है, जहां भी आकर्षण होगा, क्या होगा? आकर्षण होगा, इसका मतलब प्लस और माइनस है, चार्ज है ना? पहली बार हमारे आदरणीय थेल्स चचा ने, कौन चचा ने? थेल्स चचा ने क्या किया? कांच के टुकड़े को, देख रहा है ना, कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा। हम बोले थे जो त्याग करेगा उस पर धन आवे। जैसे बताइए, आप ऋणी हैं पिताजी के कि धनी हैं? ऋणी हैं क्योंकि आप पिताजी से ग्रहण करते हैं। आप पिताजी आपको दे रहे हैं तो वो क्या है? धनी है। पापा प्लस, क्योंकि वो दे रहे हैं, और आप ले रहे हैं तो आप क्या है? मैंने, हम लोग क्या कहते हैं? हम तो अपने माँ पिताजी के ऋणी हैं, बोलते हैं कि नहीं? तो ऋणी है मतलब हम लिए हैं, वो हमको दिए हैं तो वो क्या है? धनी है। जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश, जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश। हमारे पापा और आपके बीच का संबंध धन और ऋण का है, मेरे आपके बीच का संबंध धन और ऋण का नहीं है, क्योंकि हम जो दिए हैं उसके बदले हम कुछ लिए हैं। 500-600 टका लिए तो लिए ना, वो अलग बात है कि 1000 के पीडीएफ दे देंगे, लेकिन 500 टका दिए, आप हमको दिए हैं ना, उसके बदले हम आपको कुछ दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो हमारा आपका संबंध कमजोर है क्योंकि बिजनेस है, ठीक ना? तो हमारे में ना प्लस है और ना आप में माइनस है, लेकिन आपका जो आपके पिताजी से बंधन है उन पर प्लस है और आप पर माइनस है, क्योंकि आप उनसे खाली ले रहे हैं, बदले में उनको कुछ दे नहीं रहे। यही ना बात है। तो अब ध्यान दीजिएगा, कहते हैं रगड़ विद्युत, इसी को घर्षण विद्युत, इसी को अस्थिर। अब अगर तार में विद्युत धारा जा रही है तो गतिज विद्युत। थोड़ा घिसंग जो लगता है वो गिर जाएगी बेचारे। ठीक है, बड़ा दुष्ट है जी तुम।
तनी घिस कहो ना। छागर के जैसे काटते हैं ना वैसे काट देंगे हम, सीधा से बैठ। कहते हैं यह रेशम, यह कांच, ये दोनों को रगड़ा पहली बार थेल्स ने। कहा ना कि कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और जो त्याग करता है उस पर धन आवेश, जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण। इसीलिए हम लोग जो, अच्छा बताइए, आपके पास जो चीज नहीं होगा वही ना आप चाहत रखिएगा। कोई लड़का है तो ऑलरेडी लड़का है, तू लड़का के चाहत रखेगा? रखेगा? किसकी चाहत रखेगा? कोई लड़की है, ऑलरेडी लड़की है, तो किसकी चाहत रखेगी? इसका मतलब जो चीज आपके पास नहीं होता है आप उसको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। बोलिए हाँ। अगर हम ऐसे से रगड़ते थे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन, हर वस्तु में इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हर वस्तु धातु तत्व का बना है, और तत्व है तो परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या है तो इलेक्ट्रॉन है। हर वस्तु में इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, मेरे शरीर में इलेक्ट्रॉन है, मोबाइल में इलेक्ट्रॉन है, पर्स में इलेक्ट्रॉन है, हर चीज में इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब हम रगड़ते हैं इसे ऐसे तो ये अपना कलम, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तो अब इसको ग्रहण करने की क्षमता आती है। तो जैसे ही ग्रहण करने की क्षमता आती है हम कागजवा के पास जाते हैं, कहता आओ ना, आओ ना, मतलब हमरा से सटो ना। यही ना बात होता है? अरे बोलिए। ये अपनी ओर खींचता है कि धकेल देता है? पक्का? एक मतलब एक पास कमी है, कमी है कर मतलब त्याग किया है, त्याग किया है कर मतलब एक पर प्लस है। हाँ कि ना? तो जो त्याग करेगा, एक आपको कहेगा कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश, जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश होगा। और ये प्रक्रिया पहली बार थेल्स चचा ने बताई, लेकिन धन और ऋण शब्द आवेश के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार कहा था। ई काम थेल्स किया। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन का सलाह जे त्याग प्लस ई माइनस आई के किया। वस्तुओं को पहली बार आवेशित करने की प्रक्रिया थेल्स ने बताई। किसने? आज जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश, आज जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश। लेकिन ये धन और ऋण कहा किसने था? अरे मरचाई को पहली बार मरचाई कोई बोला ना होगा, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो नहीं सीखते हैं। लेकिन केकरा के की पहली बार बोला ये तो सीखना पड़ेगा आपको। तो कहते हैं दोस्त मेरे, भाई मेरे, बंधु मेरे, क्या कहते हैं, रगड़ के कारण, रगड़ के कारण। आप देखो, हम बोले एक अस्थिर विद्युत, एक गतिज विद्युत। ये बताओ, ये अस्थिर विद्युत है कि गतिज है? गतिज है। अरे पगला, इस तार में जो करंट दौड़ रहा है ये गतिज विद्युत है, हुर्र हुर्र जा रहा है। अभी हम अस्थिर हैं कि गतिशील हैं? अस्थिर है कि गतिशील है? इसको हम अस्थिर विद्युत, इसी को हम घर्षण विद्युत, इसी को हम रगड़ विद्युत कहते हैं, जिसकी खोज किसने की? थेल्स ने। कहते हैं रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्या कहलाते हैं? इसका एक और नाम, कौन विद्युत? रगड़ के कारण तो ही नहीं गया, या तो घर्षण विद्युत कह दीजिए या कौन विद्युत कह दीजिए? स्थिर विद्युत। बाबू हमर, सोना हमर, आकाशीय बिजली चैप्टर के नाम है तड़ित, भूकंप, प्रकृति के दो भयानक रूप। है ना? है
आकाशीय बिजली का असर किस वस्तु पर होता है? रुक जा, रुक रुक रुक। धातु ऊष्मा के सुचालक और विद्युत के भी सुचालक है। तो बिजली आएगा तो केकरा से बहेगा? सुचालक से कि कुचालक से? आ सुचालक कौन है? धातु। कौन है? तो आपको कहेगा बताओ वज्रपात होगा तो उससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होगा? धातु। क्यों होगा? क्योंकि धातु विद्युत का सुचालक। हो गया? बढ़िया रे भाई। एक बात जान लीजिए, हम बोले थे आपको मो जकरा में लगल रहेगा वो मेटल होगा, बोले थे। मेटल में सब गुण पॉजिटिव और नॉन मेटल में सब गुण निगेटिव। मेटलॉइड जिसको आप उपधातु कहते हैं ओकरा में कनी गुण मेटल के तनी गुण नॉन मेटल, जकरा बारे में हम आपको बोले थे ट्रांसजेंडर, याद है? आजा मोरे राजा। बतावा हो राजा। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बढ़े। कल आप लोगों को मैथ का पीडीएफ नहीं मिला था ना? पीडीएफ आया था लेकिन रोशन सर बेचारे भेज भी दिए थे, अपने से वो छपवा के भेज दिया, उस सेंटर पे ले जाके छोटा सब ग्रुप डी वाला बैच में बांट दिया। पगले न है इस, आज मंगवा दिए क्योंकि चला बैच इतना है ना, नया स्टाफ को पते नहीं चलेगा। मेरे यहाँ लगभग 45 टाइप का टेस्ट चलता है, किसी को पते नहीं चल पाएगा, नया स्टाफ उल्टा पुल्टा करिए देता है। आवेशित वस्तुओं को कैसे पहचानिएगा? कैसे पहचानिएगा कि इसमें आवेश है या नहीं है? क्या करेगा? रगड़ने से। अगर वो त्याग करेगा या ग्रहण करेगा तो बुझ जाएंगे ये आवेश था एक पास, और नहीं तो नहीं था। छू के पता कीजिएगा। अब बताओ धन आवेश और ऋण आवेश के बीच क्या होता है? आकर्षण के विकर्षण। आकर्षण ना, आकर्षण तो होवे कर रहा। रुक 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 रहे हैं। हम की बोली थी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निगेटिव टू पॉजिटिव, धारा का प्रवाह पॉजिटिव टू निगेटिव। तो बताइए तो धन आवेश और ऋण आवेश के बीच विद्युत का प्रवाह होगा। और धन आवेश का मतलब हुआ उच्च विभव। कौन विभव? ऋण आवेश का मतलब हुआ निम्न विभव। क्या होता है इसमें? धन आवेश और ऋण आवेश के बीच क्या होता है? विद्युत का प्रवाह। हो गया? हो गया। अगला अगला अगला। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर? ऋण से धन की धन से ऋण। चलते हैं हम लोग। आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार, एगो धन है एगो ऋण। ये बात कहा किसने था? किसने कहा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? धन और ऋण। ये बात किसने कहा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। भवन इमारतें आदि तड़ित से सुरक्षित क्यों होता है? क्योंकि उसमें लगा होता है तड़ित चालक। क्या लगा होता है?
बताइए क्या होता है? क्योंकि वे पृथ्वी से जुड़ा होता है। सही बात है। रुक 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 ना। कहता है भवन और इमारत आदि, ये भवन जो है ये तड़ित से सुरक्षित क्यों होता है? क्योंकि तड़ित चालक के द्वारा यह किससे जुड़ा होता है? किसके द्वारा? तड़ित चालक के द्वारा यह किससे जुड़ा होता है? पृथ्वी से। अगर ये नहीं रहेगा, यहां जैसे वज्रपात होगा ये सब इधर चला जाएगा। अगर ये नहीं रहेगा तो भैया वज्रपात होगा और मामला हो जाएगा गड़बड़। कहते भवन इमारतें आदि तड़ित से सुरक्षित क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि वे कहां से जुड़ी होती है? पृथ्वी से जुड़ी होती है। कौन वायर के द्वारा? अर्थ वायर के द्वारा। इसको कौन वायर कहते हैं? अर्थ वायर। बता दो, अर्थ वायर मोटा कि पतला? पतला। मोटा होगा तब ना हुड़हुड़ा के करंट जाएगा, ना तो पतला होगा तो रुक जाएगा। बढ़ियो रे भाई। अगला 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 है क्वेश्चन नंबर कितना? 25। वस्तुओं को रगड़ने पर क्या जनरेट होता है? आवेश। अजय त्याग करेगा उस पर धन आवेश, अजय ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश। बताओ वस्तुओं को रगड़ने पर क्या जनरेट होता है? आवेश। वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर आवेश। लिख लो, जो त्याग करेगा, जो त्याग करेगा उस पर कौन आवेश? धन आवेश। और जो ग्रहण करेगा उस पर कौन आवेश? ऋण आवेश। इस विद्युत को कौन विद्युत कहते हैं? घर्षण विद्युत। इसका खोज कौन किया था? थेल्स चचा ने। कौन चचा ने? थेल्स चचा ने। अगला चैप्टर है आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल का उत्पादन एवं क्या? प्रबंधन। यही ना है हो? तो पहले तो उत्पादन के लिए प्रकाश संश्लेषण कर लीजिए। कर लें? प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। कर दें? लीजिए, आपकी सेवा में उपस्थित है। कितना %? 1% लेते हैं, कितना % लौटाते हैं? 99% लौटा देते हैं। सही है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। बताइए, कहेगा सूर्य का प्रकाश क्या है? कहेंगे अक्षय ऊर्जा है। अक्षय ऊर्जा मतलब जो कभी ना खत्म होने वाला कि खत्म होने वाला? अक्षय है मतलब अमर है। कहेगा बताइए सूर्य में कौन सी ये नवनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कौन ऊर्जा का? नवनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। और सूर्य की अगर हम बात करें, इसमें नाभिकीय संलयन होता है कि नाभिकीय विखंडन? आगे पढ़िएगा, नाभिकीय संलयन की घटना होती है। कितना % ऊर्जा हम लोग ग्रहण करते हैं? पादप। पादप जो है कितना % ग्रहण करता है? 1% ग्रहण करता है। यही क्वेश्चन ने पूछा है आपको। कितना % लौटा देता है? 99%। बढ़े बाबू सोना। 27 पे चलें? चलते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पे। कंपोस्ट। हा। अच्छा बताओ, एकदम सिंपल सा बात है। घर पे कंपोस्ट बनाए हो? अरे गोबर खाद बनाए हो घर पे? क्या क्या मिलाते हो उसमें? गोबर और राख जो रहता है चूल्हा का, वो मैंने डाल देते हैं। तो कंपोस्ट के लिए गोबर और राख दोनों की मदद लेते हैं। कंपोस्ट किस के मिश्रण में कौन सा अवशेष शामिल होता है? गोबर भी और राख। और अगर इसमें और जोड़ दें तो क्या? सड़े गले ह्यूमस। सड़े गले ह्यूमस। ह्यूमस बोले तो सड़े गले ह्यूमस में कौन कौन आता है? अरे जितना साग सब्जी वगैरह हम लोग खाते हैं वो सब सड़े गले ह्यूमस में आएगा। अब बताओ कंपोस्ट से कौन सा गैस निकलता है? मीथेन ना। एलपीजी से ब्यूटेन। कंपोस्ट से जो गैस निकलता है उसे प्राकृतिक गैस कहते हैं। कौन गैस कहते हैं? कौन गैस?
प्राकृतिक गैस से, प्राकृतिक गैस से कौन गैस निकलता है? मीथेन। कौन गैस? मीथेन। कहते हैं गोबर और सड़े गले, ह्यूमस से भी कौन गैस निकलता है? मीथेन ना हो, मीथेन। बढ़े बढ़े। अगला, कंपोस्ट खाद बनने में कितना समय लगता है? कंपोस्ट खाद बनने में 3 से 6 महीने। अच्छा बताओ, तो ये वायवीय प्रक्रिया है कि अवायवीय? वायवीय है, ये अवायवीय है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग खुले में भी छोड़ देते हैं, इसको गड्ढा खोद के डालना चाहिए। ये अवायवीय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अवायवीय प्रक्रिया है। अवायवीय मतलब इसको गड्ढा खोद के ढक के बनाना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? ऐसे ही खुले छोड़ देते हैं। चूंकि हम लोगों का मैदानी क्षेत्र होता है, उसमें पानी बह के निकलता नहीं है, नहीं तो सब बह जाएगा। गोबर अगर आपका वैसने हम लोग छोड़ देते हैं, अगर आप 3 से 6 महीना ने कह रहा है, हम लोग 2-3 साल छोड़ देते हैं। इस साल के होकर अगला के अगला साल ओकरा लेते हैं, तो वैसे भी सड़ जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो 3 से 6 महीने में इस खाद का उपयोग कर सकते हैं। अगला 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 28 के बाद हम लोग चलते हैं कितना पर? 29 की दुनिया में। 29 क्या कहता है? देखो 29 कहता है, बताओ पौधों में वृद्धि के लिए तो सबसे ज्यादा हम बोले तो यूरिया, और यूरिया में 46.6% नाइट्रोजन। तब पौधों में वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन है? कौन है? यूरिया। यूरिया में सबसे ज्यादा होता है नाइट्रोजन, कितना प्रतिशत? नाइट्रोजन होता है 46.6%। तो बताओ यूरिया से ही ना वृद्धि होता है? बोलवे नहीं करता है। आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। होगा। आप आगे पढ़िएगा, सूक्ष्म पोषक तत्व, वृहद पोषक तत्व, वहां और ज्यादा क्लियर होगा। बताओ, वर्मी कंपोस्ट बताए थे क्लास 6 में, बताइए किससे तैयार होता है? केचुआ से। वर्मी का, केचुआ को इसीलिए तो किसान का मित्र कहते हैं। बता दीजिए आंसर क्या होगा? वर्मी कंपोस्ट जो तैयार होता है दोस्त मेरे, कहां से तैयार होता है? केचुआ से। केचुआ को इसीलिए किसान का क्या कहते हैं? मित्र कहते हैं। किसान का मित्र कौन? केचुआ। क्योंकि ये क्या तैयार करता है? किस जंतु की महत्वपूर्ण भूमिका है? केचुआ। केचुआ कहां से सांस लेता है? सांस लेता है त्वचा से। इसी को कहते हैं किसान का मित्र न हो, किसान का मित्र। कहां से सांस लेता है? त्वचा से, और इसको क्या कहते हैं? किसान का मित्र। बढ़े। अगला अगला अगला, कटाई के बाद फसल अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? क्या करते हैं? थ्रेसरिंग ना करते हैं। अरे थ्रेसर लगा के कटाई के बाद गेहूं अलग करते हैं, बट इसका प्रोसेस और भी है, निष्पावन है, वगैरह वगैरह है, निथारना है। लेकिन कटाई के बाद तो हम लोग थ्रेसरिंग ना करते हैं। अगला 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 क्या है दोस्त मेरे? अगला कहता है 32 नंबर, बताइए क्या होता है? केचुआ किसान का मित्र क्यों है? क्योंकि वर्मी कंपोस्ट तैयार करेगा। वर्मी कंपोस्ट तैयार करेगा तो उसकी उर्वरता बढ़ेगी कि घटेगी? क्या होगी? अगर ये वर्मी कंपोस्ट तैयार करेगा तो इसकी उर्वरता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? केचुआ के चुहने ऑन केचुआ 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 को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह वर्मी कंपोस्ट बनाता है। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी की उर्वरता को क्या करता है? बढ़ा देता है। सही है।
आपको सेट में कहीं ना कहीं अगर बहुत सेट मारते होंगे तो मिलता होगा कि किसान का मित्र कौन? केचुआ। अगला, मिट्टी की संरचना को सुधारने के लिए कौन सा उत्तम है? रुको रुको, खाद मतलब ही क्या है? खाद मतलब ही यहां लिखो जैविक खाद। कौन खाद? रुको रुको रुको, मिट्टी की संरचना को सुधारने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? जैविक खाद। और जैविक खाद मतलब गोबर वाला ना? अरे बोलो न रे, यानी कंपोस्ट। बताओ ये संतुलित होता है कि असंतुलित? संतुलित होता है। हम लोग जो उर्वरक डालते हैं डीएपी पोटास संतुलित में परसेंटेज भी लिखल रहता है, नहीं लिखल रहता है? तो खाद बोले तो कंपोस्ट, लेकिन हम लोग यो डीएपी को भी कहते हैं जा रहे हैं खाद छीटने, बोलते हैं ना। खाद छीटने नहीं जा रहे हैं, खाद छीटने जा रहे हैं, उर्वरक छीटने जा रहे हैं। खाद छीटने जा रहे हैं मतलब गोबर वाला कंपोस्ट गिराने जा रहे हैं। अरे बुझा रहा है? तो आप क्या कहिएगा? तो कहेगा बड़का काबिल खाद का कहे उर्वरक। खाद मतलब गोबर वाला, उर्वरक मतलब कौन? रासायनिक खाद। रासायनिक खाद को कहते हैं उर्वरक। खाद दो प्रकार का, एगो रासायनिक खाद, एगो वैसे अगर अलग अलग करोगे तो दोनों खाद है। जैविक वाला भी खाद है, रासायनिक वाला भी खाद है, इसलिए लोग मैनेज करके काम चला लेता है। तो कहते हैं जैविक खाद हो गया कौन? कंपोस्ट। और रासायनिक खाद हो गया कौन? उर्वरक। यूरिया, डीएपी, पोटास, वो सब कौन खाद हुआ? रासायनिक खाद। तो बताओ मिट्टी की संरचना को सुधारने के लिए बताओ तो एक सिंपल सा बात है, मिट्टी की संरचना सुधारना है तो संरचना सुधारा तो गोबर दीजिएगा तब ना संरचना सुधरेगा। गोबर देने से अपरदन भी आपका कम होगा, इसलिए कि मिट्टी में मॉइस्चर ज्यादा समय तक बरकरार रहेगा। आपको क्वेश्चन पूछता है जैविक खाद ज्यादा अधिक समय तक पानी को रखेगा कि उर्वरक? अरे यूरिया तो बेचारा अपने पानी खोज ले फिरता है, तो लिखेगा जैविक खाद ब्रैकेट में कंपोस्ट अधिक समय तक पानी को अवशोषित करके रखता है। अधिक समय तक पानी को क्या करके रखता है? अवशोषित करके रखता है। अधिक समय तक पानी को क्या करके रखता है? अवशोषित करके रखता है। किसकी तुलना में? उर्वरक की तुलना में। किसकी तुलना में? उर्वरक की तुलना में। कहा? हेलो, कहा? अगला, मिट्टी की संरचना को सुधारने के लिए क्या देंगे हम लोग? जैविक खाद। क्या देंगे? ये अपरदन को क्या करेगा? रोक देगा। मिट्टी की सबसे बड़ी समस्या है अपरदन। कहते हैं दोस्त मेरे, अगला गोधन। गोधन मतलब गोबर, गोबर मतलब गोधन। अपशिष्ट, पत्तियां, खाद्य अवशेष और अन्य, खाद्य मतलब खाने वाला अवशेष, खा के जो हम लोग फेंक देते हैं। खाद और खाद्य में अंतर है। खाद मतलब हो गया गोबर, डीएपी, पोटास, यूरिया। खाद्य मतलब जो हम लोग खाते हैं, खाए वाला नहीं, खाने वाला। खाद्य अवशेष और अन्य जैव अवशेष से प्राप्त मिश्रण को क्या कहते हैं? कंपोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कंपोस्ट कहते हैं। कंपोस्ट बनाना वायवीय है कि अवायवीय है? वायवीय कि अवायवीय? अवायवीय। कंपोस्ट खाद से कौन सी गैस निकलती है? CH4। कौन सी गैस? और यह अधिक समय तक पानी को रख पाएगा कि कम समय तक? अधिक की कम?
अरे गोबर डालोगे तो अधिक समय तक पानी को नहीं रख पाएगा, यूरिया डालोगे रख पाएगा? वो बेचारा अपने घुलने के लिए पानी खोज ले फिरता है। बोलो, क्लियर है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह माइनस से प्लस, अब विद्युत धारा का प्रवाह प्लस से माइनस। पहली बार धन और ऋण शब्द का प्रयोग किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया? किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। और पहली बार रगड़ विद्युत घर्षण विद्युत थेल्स ने, जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश और जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश। गया बुरा में? पक्का ना? देखो चलो कितना क्रम बना हुआ है। छठा सतवां में कंपोस्ट पढ़े, फिर यहां पढ़ रहे हैं, फिर आगे पढ़ेंगे, सबका क्रम बना। अभी देखो क्या हुआ, क्लास एट्थ में है ना हम लोग, अभी आवेश जनरेटे हुआ है। आगे के चैप्टर में अभी ये बोला गया कि भैया इसे से करोगे तो आवेश जनरेट होगा। आगे की कक्षा में कहेगा देखो जनरेट हो गया, अब बहेगा। फिर नम्मा में जाओगे तो कहेगा बहेगा तो केने केने बहेगा। फिर 10वां में जाओगे तो कहेगा बहेगा तो कौन कौन प्रभाव उत्पन्न होगा। क्रम बना हुआ है। हम लोग क्रम से नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट फूसेंट उल्टा के पढ़ने लगते हैं, इसीलिए हो जाता है दिक्कत। क्लियर है? तो अभी आपके गुरुजी आ गए हैं और कल आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आज वाला जहां तक पीडीएफ था हमने कंप्लीट करा दिया और अब आपकी क्लास एकदम टाइम से रहेगी। 2:10 में अल्हार में सल छोड़ेंगे, क्योंकि वहां हिस्ट्री सबका बाधित हो जाता है। ठीक है, आज से 2:10 में हमारे आदरणीय कमांडो सर छोड़ देंगे। कहाँ हैं सर? सर नहीं आए हैं? भेजो। कहाँ? अरे यार टीवी कैंसिल कर दिया, उसके बाद फोन ही नहीं उठा रहा है। देखते हैं फिर से ऑर्डर करते हैं। टेस्ट वाला रिजल्ट कल मिलेगा, बाकी सब रिजल्ट आज मिल जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, सुधरवा देंगे। ये 2 में एरर है, 98 को सही है। मैथ का पीडीएफ मिल जाएगा, तो बटवा दो, दे दो। और सब बढ़िया है सर? बाल बच्चा बैठो। मैथ का क्लास कल किए थे आप लोग? अरे पीडीएफ कहाँ है कि नहीं है? जो जहां है अपनी जगह पे बैठ जाओ, जब तक हम स्टेज ना छोड़े उठना नहीं, ना तो बड़ी मार मारेंगे हम। ए करिया, नहीं सुन रहा है कि तू? रोशन सर पूरा फॉर्म में 25 क्वेश्चन कर दिए हैं। बोले कि सर हो जाएगा। 5 ऑप्शन भी आज से मिलेगा आपको, कल नहीं ना था, आज से 5 ऑप्शन मिलेगा। 2 महीना जो बच्चा फॉलो कर लेगा उसका काम हो जाएगा। ऑनलाइन वालों आपको भी पीडीएफ टेलीग्राम जो स्पेशल मिला है उस पर मिल जाएगा।
मिल गया सबको? हाँ, आ रहा तुम लोगों को कभी नहीं मिलता है, उस सबसे पीछे वाला उधर जाने में दिक्कत होता है, इसलिए नहीं मिलता है। मिल गया इधर सबको? अरे वो कोना में भेज दो थोड़ा सा। हो गया। क्वेश्चन नंबर के लिए शांति बनाइए आप लोग। चलिए शांति बनाइए। क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर कितने से था? 51 से ना? 51। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, 51। फिफ्टी वन में देखेंगे आप लोग, कहता है कि भूकंप, अब शांति बनाइए, कहता है कि भूकंप क्षेत्र 5 की बात करेंगे, सबसे सेंसिटिव जोन होता है, ध्यान रखेंगे 5 में कौन कौन से जिले आते हैं। कल भी मैंने बताया था कि ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो भी हैं वो नेपाल से सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं या नेपाल के लोकेशन वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, दरभंगा, अररिया, किशनगंज इत्यादि ध्यान रखेंगे बिहार के। ये जोन 5 भूकंप क्षेत्र में आता है, जो काफी सेंसिटिव है, क्योंकि ये सारे जिले अगर बिहार की बात करेंगे तो ये हिमालय से मात्र 200 किलोमीटर के रेंज में है। और आपको मैंने कई बार बताया है कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन अगर आप बात करेंगे भूकंप का तो वो हिमालय ही है। और बिहार के प्रमुख जिले में से जो सीमावर्ती जिले हैं, जो नेपाल से सीमा बनाता है, वो जोन 5 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो जोन 5 के अंतर्गत ये बिहार के सारे जिले, जो याद रखेंगे किसके साथ सीमा बनाता है? नेपाल के साथ। किसके साथ? क्योंकि नेपाल पूरा का पूरा, नेपाल याद रखिए सेंसिटिव जोन में है, क्योंकि नेपाल पूरा का पूरा हिमालय क्षेत्र है, इसलिए हिमालय का पूरा क्षेत्र भूकंप के सबसे सेंसिटिव जोन 5 में आता है। अगर हम बात करेंगे भूकंप के, तो भूकंप में सबसे पहला सेंसिटिव जोन 5, 4, 3 और 2 आता है। दो जोन सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, जोन 5 और जोन 4, जबकि 3 और 2 की अगर बात करेंगे तो वो कम सेंसिटिव होता है। वहां भूकंप के झटके तो महसूस होते हैं, लेकिन याद रखेंगे तीव्रता कम होने के कारण वहां पर ध्यान रखेंगे जान माल का नुकसान नहीं होता है। सदैव ध्यान रखिएगा कि भूकंप एक सबसे गंभीर प्राकृतिक आपदा में से एक है, जिसका ध्यान रखेंगे कि फिलहाल बचाव ध्यान रखेंगे है ही नहीं,
क्योंकि जब भूकंप आता है तो ध्यान रखेंगे बड़े पैमाने पर जान माल का और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारे के सारे तहस नहस हो जाते हैं। और यह गंभीर प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। कौन सा भूकंप? कौन सा भूकंप? हमने कई बार कहा कि भूकंप आने के लिए, और भूकंप जो आता है वो प्लेट के टकराव से आता है। दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप ध्यान रखेंगे जापान में आता है। कहां आता है? जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस की अगर बात करेंगे तो ये तीनों देश ध्यान रखेंगे भूकंप के सबसे सेंसिटिव जोन में आता है, क्योंकि जहां पर ये लगभग देश हैं वहां पर ध्यान रखेंगे दो बड़े प्लेट का आपसी टकराव होता है, जिस कारण जापान में, इंडोनेशिया और फिलीपींस में भूकंप के साथ साथ सुनामी भी आते हैं। सुनामी भी एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है, जबकि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक आपदाओं में से एक कौन है? भूकंप। जबकि बिहार से पूछा जाएगा तो बिहार में उत्तरी बिहार के नेपाल से सटे जिले जिसमें किशनगंज, अररिया, सुपौल के अलावे ध्यान रखेंगे मधुबनी, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, ये सारे के सारे क्षेत्र ध्यान रखेंगे जोन 5 के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? कंफर्म ना? ध्यान देना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्या कहता है। देखिए, सुनिएगा तो याद हो जाएगा, नहीं सुनिएगा तो लिखते रह जाइएगा। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? देखो भाई, यहां 4 प्रकार दिया है। सबसे पहला कौन? वलित। कौन पर्वत? वलित पर्वत। कौन पर्वत? तो वलित पर्वत की बात करेंगे हमने कई बार, चूंकि ध्यान रखेंगे कि सवाल कोई भी ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कोई सब्जेक्ट एक लिमिट है, सिलेबस एक लिमिट है। बशर्ते होता क्या है कि आपको बार बार अभ्यास अगर आप सेल्फ और टीचर करवाएगा तब आप रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। जैसे कल विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ शतक बनाया, अगला मैच न्यूजीलैंड के साथ होगा, प्रैक्टिस वो कर रहा होगा। ये नहीं छोड़ दिया होगा कि अब तो बहुत अच्छा ठीक ठाक फॉर्म में आ गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ध्यान रखेंगे वो प्रैक्टिस करेगा। तो ही बात है आप लोगों के साथ भी। आप 1 नंबर के चलते चूक रहे हैं, 5 नंबर के चलते चूक रहे हैं, थोड़ा सा मेरिट में चूक रहे हैं या फर्स्ट स्टेज में है, आपको मेहनत लगातार करना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो यहां पर वलित पर्वत की बात करेंगे तो हमने कहा था कि वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय। कौन है कि नहीं है? तो वलित पर्वत का उदाहरण कौन है? हिमालय। कौन है? हिमालय के अलावे है रॉकी पर्वत। कौन पर्वत? अब बताइए, रॉकी पर्वत कहां पड़ता है? उत्तरी अमेरिका। कहां पड़ता है? कौन पर्वत? और एक है एंडीज। कौन सा? बताइए, एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में है कि नहीं? और एक है आल्पस। कौन सा? आल्पस है यूरोप में। कहां है? तो आल्पस कहां है? यूरोप में। आल्पस कहां है? और एंडीज कहां था? दक्षिण अमेरिका। कहां पे? दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन? एंडीज कहां है? दक्षिण अमेरिका। कहां है? रॉकी पर्वत कहां है भाई? उत्तरी अमेरिका। रॉकी पर्वत और हिमालय तो एशिया में है। कहां है? ये सारे याद रखेंगे पर्वत प्लेट के दबाव से बना है। किससे बना है? किसके दबाव से? जबकि याद रखिएगा वलित पर्वत के उदाहरण है 2 प्लेट के आपसी दबाव के कारण जो पर्वत का निर्माण होता है उसे वलित पर्वत, फोल्डिंग माउंटेन या मोरदार पर्वत के नाम से जानते हैं। दुनिया की जितनी ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो प्लेट के आपसी दबाव के कारण बन रहा है और वो अभी भी बन रहा है, इसलिए लेकर इसे नवीनतम वलित पर्वत का उदाहरण कहते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी में से हिमालय की अगर बात करेंगे और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है वो अभी भी बढ़ रहा है, इसलिए लेकर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला या दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट वलित पर्वत का उदाहरण है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पर्वत जहां निर्माण हो रहा है वहां नीचे 2 प्लेट के आपसी दबाव है। एक तरफ से इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट पर दबाव बना रहा है,
तो इस तरीके से ऐसे पर्वत वलित पर्वत कहलाते हैं। जबकि ध्यान रखिएगा, भ्रंतोष पर्वत की बात करेंगे या फिर संचयन पर्वत की बात करेंगे, अवशिष्ट पर्वत की बात करेंगे। भ्रंतोष पर्वत की अगर बात करेंगे तो इसका प्रमुख उदाहरण है सतपुड़ा। कौन है? कौन भाई? सतपुड़ा, या याद रखेंगे ब्लैक फॉरेस्ट। कौन फॉरेस्ट? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में है और सतपुड़ा याद रखेंगे भारत में है। अब ये इसलिए है क्योंकि ये दो नदी के बीच लाखों साल तक नदियां ने प्रयास किया है और इसी प्रयास के दौरान ध्यान रखेंगे इस पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे याद रखेंगे भ्रंतोष पर्वत के नाम से या ब्लॉक पर्वत के नाम से जानते हैं। जबकि ब्लॉक पर्वत का संबंध याद रखेंगे जर्मनी से है। कहां से है? जर्मनी। और सतपुड़ा कहां है? भारत। सतपुड़ा दो नदियों के बीच है, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और, तो बताओ भाई कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में एक पर्वत है। कौन? सतपुड़ा। कौन है? कौन है? जबकि याद रखिएगा संचयन पर्वत या अवशिष्ट पर्वत एक ही को कहते हैं। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि संचयन पर्वत या अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है आरावली। कौन भाई? कौन? तो आरावली एक अवशिष्ट पर्वत जो अवशेष के रूप में बचा हुआ है, या इसे घर्षित पर्वत भी कहते हैं। अवशिष्ट पर्वत या घर्षित पर्वत। जबकि ये दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत भी है। कौन भाई? आरावली। कौन? तो अवशेष के रूप में बचा है, इसलिए करिए किसको क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत। क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। लिखना है? चलिए लिख लीजिए। तो यहां पर याद रखेंगे सतपुड़ा नर्मदा और ताप्ती के मध्य है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में है। जबकि आरावली की अगर बात करेंगे तो आरावली याद रखेंगे अवशिष्ट पर्वत या संचयन पर्वत का उदाहरण है। यह दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत का भी उदाहरण है। तीन को है, गलत है, यहां तीन होगा। यहां तीन, यहां कट कीजिए, तीन होगा। यहां तीन ही प्रकार का भ्रंतोष पर्वत, अवशिष्ट पर्वत और वलित पर्वत, तीन। ये ऐड कर दिया है, यहां पर ऐड किया है, तीन ही ऐड कीजिएगा, तीन वहां काट के कीजिए। अवशिष्ट पर्वत या संचयन याद रखेंगे एक ही है। भ्रंतोष पर्वत की बात करेंगे, भ्रंतोष पर्वत का उदाहरण है सतपुड़ा और कौन? ब्लैक फॉरेस्ट। आरावली कैसे पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का। और वलित पर्वत का तो पूरा है लिखा दिए, हिमालय, रॉकी, एंडीज और आल्पस। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? ध्यान देंगे। नेक्स्ट सवाल 52 के बाद देखेंगे 53 क्या कह रहा है, ध्यान देना है। देखो भाई, इतना दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कि बड़ा करें? हमको पता है कहेगा बड़ा कीजिए, है ना, तो एकदम पूरा बड़ा कर देते हैं। लीजिए, चलिए ध्यान देंगे। यहां पे कहेगा कि यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और भारत का सतपुड़ा पर्वत कैसे पर्वत का उदाहरण? अभी बताए है ना, क्योंकि ये दो नदी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत यूरोप के किस देश में, अभी मैंने बताया था, जर्मनी। कहां पे भाई? चूंकि ब्लैक फॉरेस्ट की बात करेंगे जर्मनी में, इसी पर्वत से दो नदी निकलती है। एक तो जर्मनी में एक नदी बहती है जिसका नाम है राइन नदी, नाम सुने होंगे। ये यूरोप की सबसे व्यस्त नदी है। और दूसरा यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तो राइन नदी और डेन्यूब नदी। राइन नदी और कौन? दुनिया में सबसे अधिक देशों में बहने वाली नदी डेन्यूब ही है, जबकि दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। तो दुनिया में सबसे अधिक देशों से गुजरने वाली नदी कौन? डेन्यूब नदी की बात करेंगे तो डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट नदी से, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलने के बाद डेन्यूब नदी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, हंगरी, इसके अलावा रोमानिया, बुल्गारिया के रास्ते ये नदी गिरती है काला सागर में। कहां गिरती है? कौन नदी? तो दुनिया में सबसे अधिक देश में बहने वाली नदी कौन? डेन्यूब। कहां से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट। कहां से? जबकि यूरोप की सबसे व्यस्त नदी कौन है? राइन। कौन? और यही दोनों नदी के बीच में एक पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट। कौन है? तो ब्लैक फॉरेस्ट की अगर बात करेंगे तो यह भ्रंतोष पर्वत या ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक का मतलब होता है दोनों तरफ से नदी से घिरा हुआ।
तो राइन नदी और डेन्यूब नदी के बीच में पर्वत का नाम क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट। क्या नाम है? जबकि सतपुड़ा का संबंध याद रखिएगा मध्य प्रदेश से है। कहां से है? और सतपुड़ा के उत्तर में बहती है नर्मदा। कौन? और सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है कौन? ताप्ती। कौन? तो बताइए, नदियों ने इसके निर्माण में बड़ा योगदान दिया है, काट काट के बनाया है, जबकि ब्लैक फॉरेस्ट के निर्माण में भी नदी का योगदान है। इस लेकर इसे भ्रंतोष पर्वत या ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। दो, सतपुड़ा और ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां पड़ता है? जर्मनी। कहां पड़ता है? और सतपुड़ा कहां है? भारत। किस राज्य में? मध्य प्रदेश। सतपुड़ा किन दो नदियों के बीच? नर्मदा और, कंफर्म ना? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल कहता है, ध्यान देंगे, नेक्स्ट सवाल कहता है आपका 53 के बाद 54। चलो भाई ध्यान देना है 54 के बारे में। 54 में सवाल है, ध्यान देंगे यहां पे। 54 में कहता कि फ्यूजियामा कौन सा? और अफ्रीका और किलिमंजारो। कौन भाई? अफ्रीका के कैसे पर्वत हैं? अवशिष्ट। कैसे पर्वत? कैसे पर्वत? देखो भाई, ये दोनों ज्वालामुखी पर्वत के भी उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन चूंकि अवशेष के रूप में जो बचा है उसको हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, फ्यूजियामा कहां पड़ता है और किलिमंजारो कहां है? अफ्रीका। लेकिन किलिमंजारो अफ्रीका का एक देश है, तंजानिया। कौन सा? कौन सा? और ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका की क्या है? तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी याद रखेंगे, सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे, सबसे ऊंची चोटी याद रखेंगे किलिमंजारो है, जो अफ्रीकी देश तंजानिया में है। अफ्रीकी देश कहां है? अफ्रीकी देश कहां है? जबकि फ्यूजियामा का संबंध कहां से है? जापान। फ्यूजियामा का संबंध, फ्यूजियामा का संबंध, जबकि याद रखेंगे किलिमंजारो कहां है? तंजानिया। किलिमंजारो कहां है? किलिमंजारो, ध्यान से सुनेंगे तो महत्वपूर्ण जो भी पर्वत है, तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि कुछ महत्वपूर्ण पर्वत जो आपके एग्जाम में वर्ल्ड से रिलेटेड पूछ सकता है, जिसमें 4-5 तो आपको हम पूरे आपको बताए ही हैं कि जिसमें आपको एंडीज पूछेगा, रॉकी पर्वत, आल्पस पूछेगा। ध्यान सदैव दीजिएगा कि रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका के 2 देश में है, और वो है अमेरिका और कनाडा की सीमा पर रॉकी पर्वत है। जबकि एंडीज पर्वत की बात ध्यान से सुनेंगे, बहुत मास्टर लिखने वाला मिलेगा, लेकिन सुनने वाला इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि थोड़ा सा पता भी होना चाहिए। तो एंडीज पर्वत की बात करेंगे, दक्षिण अमेरिका में है, और दक्षिण अमेरिका के लगभग 4 से 5 देशों में फैला एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। एंडीज का विस्तार कोलंबिया, वेनेजुएला, इसके अलावा इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद पेरू, और पेरू के बाद याद रखेगा अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना के बाद चिली। इतने देशों में फैला है दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला। कौन? एंडीज। कौन? तो पूछेगा कि एंडीज किस महादेश में? दक्षिण अमेरिका। कहां पे? कौन सा? एंडीज कौन सा? और लगभग याद रखेंगे दक्षिण अमेरिकी देश में इसका विस्तार है, तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। जबकि मुख्य रूप से याद रखेंगे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। कौन? जबकि यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है आल्पस। कौन? कौन? इसके अलावा याद रखेंगे, कई बार आप एग्जाम में देखे होंगे, एक पर्वत है यूराल। कौन? यूराल की बात करेंगे, एशिया और याद रखेंगे यूरोप को याद रखेंगे अलग करता है। एशिया और यूरोप को क्या करता है? तो एशिया और यूरोप को अलग कौन करता है? यूराल। कौन करता है? तो यूराल किसको किसको अलग करता है? एशिया और, तो एशिया यूरोप को अलग कौन करता है? यूराल। कौन करता है? जबकि एशिया महादेश में सबसे महत्वपूर्ण पर्वत हिमालय की बात है, तो हिमालय है ही। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत है, उसके पड़ोसी देश याद रखेंगे अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत है। जबकि ध्यान रखिएगा
कि ईरान में जागरोस और एल्ब्रुज पर्वत है, जबकि पड़ोसी देश म्यांमार में अराकान योमा पर्वत है। तो अराकान योमा पर्वत म्यांमार में है, जबकि पाकिस्तान पड़ोसी देश में सुलेमान पर्वत है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा अफगानिस्तान में हिंदू कुश है। कौन है? तो हिंदू कुश कहां है? अफगानिस्तान। कहां है? कहां है? कौन? तो प्रश्न आएगा कि हिंदू कुश कहां है और सुलेमान कहां है? पाकिस्तान। कहां है? और अराकान योमा कहां है? म्यांमार। कहां है? कौन? अराकान योमा कौन? आल्पस कहां है? यूरोप। आल्पस कहां है? यूरोप। आल्पस कहां है? और एशिया और यूरोप को अलग कौन करता है? यूराल। कौन? और दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज। कौन? और एंडीज है कहां? दक्षिण अमेरिका। कहां है? कहां है? कौन? कौन? और रॉकी कहां है? उत्तरी अमेरिका। रॉकी कहां है? जबकि आल्पस कहां है? यूरोप। और किलिमंजारो अफ्रीका। किलिमंजारो कंफर्म ना? तो दिमाग में कुछ कुछ चला गया होगा, बात समझे? तो जो हिसाब से आप लोग पे किए उस हिसाब से ठीक है पढ़ा रहा मास्टर, है ना? तो मेरा देखिए हमारा अलग फंडा है, बात समझे? हर एक टीम में हर एक प्लेयर का अपना अपना खेलने का तरीका है। तो हमको है कि पता है कि हम उतना पढ़ा देंगे जो पूछेगा, और यह पूछेगा काहे कर बात पर्वते नहीं है। पर्वत अगर है तो कर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे ध्यान रखेंगे स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का ही नाम बार बार क्यों आता है? क्योंकि देश लेवल पर काम किए थे। हमारे गांव में भी स्वतंत्रता लेवल पर काम हुआ था, लेकिन गांव के स्कूल जलाया था, बात समझे? तो कोई भी इंपॉर्टेंस याद रखेंगे उसका महत्व उसके कार्य पे होता है, बात समझ गए ना? गंगा नदी के बारे में पूरा पढ़ाया जाता है। लड़का कहता है कि पूरा नदी पढ़ा दिया, हम बोले वही नदी पढ़ाएंगे जो एग्जाम में पूछेगा। बाकी भारत में 4000 नदी है, नहीं पढ़ाएंगे। हमारे गांव में भी एक नदी है छुरछुरी, नहीं पढ़ाएंगे, उसका कोई महत्व ही नहीं है। हमारे गांव के बगल से निकलती है, हमारे गांव में खत्म हो जाती है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्योंकि भारत में 4000 नदियां हैं, भारत में बहुत पहाड़ी है, बगल में पटना में भिकना पहाड़ी है, जाके देख लो। अगर तुमको लगता होगा कि पहाड़ी नहीं है तो ये गलत है, पहाड़ी है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल प्यारे ध्यान दो, क्या कहता है, ध्यान देना है यहां पे। इसके बाद ध्यान देंगे क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। इतना क्राउड हुआ है ना कि ये भी गर्म हो गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल कहता है, नेक्स्ट सवाल आपका है, ध्यान रखेंगे। कहता है कि आरावली पर्वत और पारसनाथ की पहाड़ी कैसे पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत। कैसे पर्वत? कौन भाई? आरावली। आरावली की चोटी का नाम गुरु शिखर। क्या नाम है? और पारसनाथ कहां पड़ता है? झारखंड। पारसनाथ कैसे पर्वत के उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत। कैसे पर्वत है? कैसे पर्वत? जबकि कुछ महत्वपूर्ण पर्वत याद रखेंगे भारत में जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे याद रखेंगे पारसनाथ के अलावे, गुरु शिखर के अलावे धूपगढ़। कौन सा भाई नाम सुने हो? धूपगढ़ कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। धूपगढ़ कहां पड़ता है? धूपगढ़ कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। जबकि याद रखेंगे महाबालेश्वर। कौन सा? महाबालेश्वर की बात करेंगे महाराष्ट्र। कहां पे भाई? कौन सा? तो महाबालेश्वर कहां है और धूपगढ़ कहां है? जबकि याद रखेंगे पूछ सकता है नंदा देवी। कौन सा? नंदा देवी कहां है? उत्तराखंड। कहां है? जबकि कामेट। कौन सा? कामेट भी कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? तो धूपगढ़ कहां है? मध्य प्रदेश। महाबालेश्वर महाराष्ट्र, नंदा देवी उत्तराखंड, कामेट। जबकि अनायमुडी, कौन सी? अनायमुडी कहां पड़ता है? केरल। कहां पड़ता है? कौन सा? जबकि डोडा बेटा। कौन सा? डोडा बेटा नीलगिरी की चोटी है तमिलनाडु में। कहां है भाई? तमिलनाडु में। कौन सा? डोडा बेटा। कौन सा?
तो डोडा बेटा कहां है? तमिलनाडु। डोडा बेटा कहां है? दक्षिण भारत या प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम? अनायमुडी कहां है? केरल। गुरु शिखर कहां है भाई? राजस्थान। कहां है? धूपगढ़ कहां है? मध्य प्रदेश। धूपगढ़ कहां है? चलिए महाबालेश्वर महाराष्ट्र। कहां पे? चलिए नंदा देवी और कामेट। कंफर्म ना? तो ये सारे याद रखेंगे, भारत के प्रमुख पर्वत हैं। लेकिन यहां पर पूछा गया था झारखंड का पारसनाथ और राजस्थान का आरावली कैसे पर्वत के उदाहरण हैं? अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है भाई? ध्यान देना है। नेक्स्ट सवाल 56 का बात करेंगे। 56 में क्या है ध्यान देंगे। कहता है भाई 56 में ध्यान देंगे, कहता है कि सांस लेने के लिए मुख्यतः, ये तो बिल्कुल एकदम आसान सवाल है, क्या चाहिए? ऑक्सीजन। क्या? तो पृथ्वी के वायुमंडल में मैंने बताया था कि कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है? 21। कितने प्रतिशत है कि नहीं है? और ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल में 21 और 78% क्या है? नाइट्रोजन। क्या है? तो नाइट्रोजन याद रखेंगे कितने प्रतिशत भाई? 78। और ऑक्सीजन कितना? और इसी लेकर पृथ्वी एक याद रखेंगे लिविंग प्लेनेट है, क्योंकि यहां पर जीवन है और जीवन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जीवन के लिए क्या चाहिए? जीवन के लिए क्या चाहिए? तो जीवन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और इस तरीके से याद रखेंगे कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन है, और बिना ऑक्सीजन के ध्यान रखेंगे कोई भी, ध्यान रखेंगे खास करके एनिमल की अगर बात करेंगे तो एनिमल, कोई भी एनिमल ध्यान रखेंगे बिना ऑक्सीजन के ध्यान रखेंगे नहीं रह सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। 56 के बाद याद रखेंगे 57। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। 57 देखेंगे यहां पर सवाल क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है कि वायुमंडल में परावर्तित किरणें किसके द्वारा उत्सर्जित की जाती है? किसके द्वारा? सूर्य के द्वारा। किसके द्वारा? अब मेरे प्यारे ध्यान दो, वायुमंडल और किरण, सदा ध्यान रखेंगे कि सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें या सूर्य की प्रकाश अगर बात करेंगे तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर जीवन के लिए यह प्रकाश अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश की अगर बात करेंगे पृथ्वी पर ऊर्जा के जितने भी स्रोत हैं वो सारे स्रोत के लिए सूर्य जिम्मेदार है। आज अगर हम बोल रहे हैं और अगर आप सुन रहे हैं तो इसके लिए भी सूर्य है। इसलिए कर सूर्य से याद रखेंगे हमारा नाता है, क्योंकि आज सूर्य समाप्त होगा, कल सृष्टि समाप्त होगा। कारण यह होगा कि सूर्य अगर नहीं होगा तो सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, और सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो पृथ्वी पर कोई भी प्लांट नहीं होंगे, क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी पौधे के लिए विकास के लिए सूर्य का प्रकाश ही जिम्मेदार है। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी वनस्पति के विकास के लिए फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और इसी प्रकाश संश्लेषण में कोई भी पौधे, छोटे से छोटे पौधे, थेलोफाइटा हो या फिर ब्रायोफाइटा हो या टेरिडोफाइटा हो या पीपल और बरगद जैसे बड़े प्लांट, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म हो, या कोई भी पौधा हो जिसमें अनाज उत्पादन हो, फल उत्पादन हो, ये सारे पौधे के विकास के लिए सूर्य का प्रकाश जिम्मेदार है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा ध्यान रखिएगा कि मुख्य रूप से याद रखेंगे पौधे CO2 प्लस याद रखेंगे H2O पौधे ध्यान रखेंगे कहां से लेता है, तो वो लेता है जड़ से, एब्जॉर्ब करता है जाइलम के माध्यम से, जबकि CO2 पत्ती के द्वारा, अस्टेमोटा के द्वारा लेता है। और ये दोनों जैसे ही पहुंचता है पत्ती में तो पत्ती में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है और फिर होता है रासायनिक प्रोसेस। और यहां पर याद रखेंगे कार्बन और
हाइड्रोजन मिलकर ग्लूकोज बनता है और इसी ग्लूकोज को ये सारे प्लांट स्टार्च, सेलुलोज या फिर याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं और यही स्टार्च, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट को एनिमल खाकर ऊर्जा प्राप्त करता है। हम रोटी खाएं या चावल खाएं या भात खाएं या कुछ भी खाएं, ये सारे के सारे रोटी, चावल, आटा, दही, दूध जो भी खाते हैं ये सारे हमारे पेट में जाएगा, पेट में उसका पाचन होगा और लास्ट उत्पाद बनेगा, याद रखेंगे, ग्लूकोज। ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा जहां पर उसका पूर्ण दहन होगा और बनेगा ऊर्जा। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि मुख्य रूप से याद रखेंगे कि अगर सूर्य नहीं होगा तो ध्यान रखेंगे कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कर सनातन धर्म में ध्यान रखेंगे सूर्य को हम जल अर्पण करते हैं क्योंकि सूर्य से हमारा नाता है, क्योंकि सूर्य अगर नहीं होगा तो सृष्टि नहीं होगा। और ये याद रखेंगे धर्म के आधारित हम बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से ये सत्यापित कर दिए कि अगर सूर्य नहीं है तो सृष्टि, इस लेकर हमें श्रद्धा होती है अपने सूर्य पर, तब हम जाकर उसको एक जल देते हैं। जिस प्रकार से दादा का फोटो लगा हुआ है, बाप कहता है कि मेरा बाप है, यहीं से तुम्हारा सृष्टि है, तू अगरबत्ती दिखा दो। बात समझ गए? इसी लेकर सूर्य से हमारा डायरेक्ट रिश्ता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सूर्य के बारे में हम पूरा आपको पढ़ा दिए है ना, तो ये ध्यान रखिएगा वायुमंडल को लेकर। तो वायुमंडल में याद रखेंगे किरणों के द्वारा उत्सर्जित की जाती है, याद रखेंगे सूर्य। और सदैव ध्यान रखिएगा कि सूर्य में सबसे ज्यादा अगर याद रखेंगे परावैंगनिक किरणों को ऑब्जर्व करता है, तो ध्यान रखेंगे एक विशेष लेयर है ओजोन। कौन? ओजोन। तो हमारे वायुमंडल में एक विशेष लेयर है जिसको हम कहते हैं समताप मंडल। क्या कहते हैं? समताप मंडल में प्यारे याद रखेंगे एक परत होता है ओजोन। क्या होता है? ओजोन। ये सूर्य के परावैंगनिक किरणों को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और जिस कारण ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी पर उतने ही ध्यान रखेंगे उतने ही प्रकाश पहुंचता है जितना की जरूरत है। ध्यान ये भी रखिएगा कि अगर ओजोन के लेयर समाप्त होते हैं तो ध्यान रखेंगे विश्व का तापमान बढ़ जाएगा जिस तरीके से, और फिर जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या आएगी और वैश्विक तापमान बढ़ जाने के कारण जलवायु परिवर्तन हो जाएंगे। इस लेकर ओजोन अवक्षय या ओजोन परत के डैमेज को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैठक होता है। इसलिए क्योंकि ओजोन सीएफसी के द्वारा ये क्या होता है? डैमेज होता है। इस लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान रखेंगे ओजोन बचाने के लिए प्रयास चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। कहता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कितना प्रतिशत भाई? 78। कितना प्रतिशत? तो नाइट्रोजन कितना प्रतिशत और ऑक्सीजन कितना? ऑक्सीजन कंफर्म ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल कहता है 58 के बाद प्यारे 59 में ध्यान रखिएगा। कहता कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है? लगभग याद रखेंगे 21%। कितना प्रतिशत? 21। ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है? 21%। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत? 21%। ये तो नॉर्मल सवाल है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे और नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में प्यारे ध्यान देना। नेक्स्ट में कहता है यहां पर कि वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया? कितने? तो वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया? 5। कितने परतों में? कंफर्म ना? तो सबसे पहले याद रखेंगे पृथ्वी के, याद रखेंगे वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया। ये लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी में याद रखिए 5 लेयर हैं जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। सबसे पहला मैंने कई बार आपको बताया है, पहला याद रखेंगे आपका है प्यारे क्षोभ मंडल। कौन? क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। क्षोभ के बाद है समताप। कौन सा? समताप मंडल। कौन मंडल? समताप मंडल के बाद है मध्य मंडल। कौन मंडल? मध्य मंडल मेसोफेयर। मध्य मंडल फिर है आयन मंडल। कौन? आयन मंडल आयनोस्फेयर। आयन मंडल
फिर है वायुमंडल। कौन? वायुमंडल मतलब एक्सोफेयर। वायुमंडल मतलब, तो बताइए पृथ्वी के वायुमंडल को हमने कितने भागों में बांटा है? 5। कितने कितने? तो ये पृथ्वी के, याद रखेंगे, वायुमंडल को 5 भागों में बांटा। क्षोभ मंडल की अगर बात करेंगे तो सदैव ध्यान दीजिएगा, क्षोभ मंडल में जितने भी मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, तो मौसम संबंधित घटना जो होती है किस मंडल में? यही मंडल ऐसा है जो, याद रखेंगे, यहां तापमान में बदलाव होता है। क्योंकि ध्यान रखेंगे अभी का तापमान यहां ऐसा है, तो साइबेरिया का तापमान माइनस है। कश्मीर का तापमान ध्यान रखेंगे, कश्मीर के ध्यान रखेंगे, खास करके लद्दाख का तापमान अभी भी सियाचिन में जाएंगे तो माइनस में है। तो इसके लिए याद रखेंगे क्षोभ मंडल का उच्चावच जिम्मेदार है, क्योंकि क्षोभ मंडल 0 से 18 किलोमीटर की दूरी पर मौसम में, तापमान में बदलाव होते रहता है। इस लेकर याद रखेंगे मौसम संबंधित सारे घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। यहां तक कि बिजली का चमकना, बादल का बनना, यहां तक कि वर्षा का होना, ये सारी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। कहां होती है? कहां होती है? कहां होती है? तो पृथ्वी के सबसे निचला लेयर को क्या कहते हैं? हल्को हल्को बोलिए, इन्हीं को बोल रहे हैं। इंटर पास कर लिए? इंटर पास कर लिए? तो मास्टर नहीं बनेगी तो पता चलेगा कि बच्चा आया कि मास्टर आया। थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए, है ना, बोलिए, बात समझे? हाँ, ये बात है कि आइएगा तो हम सिखा देंगे, खाली कान बढ़िया से रखिएगा। बात समझ गए ना? कान साफ रहेगा ना, दिमाग बढ़िया रहेगा ना, तो हम अपना एकदम पूरा का पूरा माइंड में देंगे। हल्का पागलो है तो चलेगा। बात समझ गए ना? लेकिन आप बैठाइए, आप लाके थोड़ा सा सुस्त बुद्धि वाले को भी, उसको हम सिखाएंगे, है ना। तो इस लेकर कोशिश कीजिए, है ना। हाँ बोलिए। अब ध्यान दीजिएगा, समताप मंडल में तापमान समान रहेगा। कैसा रहेगा? मतलब एक जैसा तापमान है, न बढ़ेगा ना घटेगा। इसलिए कर हवाई जहाज कहां चलेगा? कहां चलेगा? जबकि याद रखेंगे समताप मंडल के बाद याद रखेंगे आपका मध्य मंडल। कौन? मध्य मंडल में रहता है उल्का पिंड। कौन पिंड? तो प्रश्न आएगा कि उल्का पिंड पृथ्वी के किस वायुमंडल में? मध्य मंडल में। कहां पे? जबकि आयन मंडल में रॉकेट। क्या भाई? उपग्रह। क्या? संचार उपग्रह, संचार संबंधित सारी याद रखेंगे चीजें, उपग्रह, और याद रखेंगे रॉकेट। कहां पे? जबकि सबसे ऊपरी लेयर को क्या कहते हैं? और यहां हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और तो पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे ऊपरी लेयर को क्या कहते हैं? वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल, एक्सोफेयर। वायुमंडल सबसे निचली लेयर को क्षोभ मंडल, सबसे निचली लेयर को। प्रश्न आया कि ओजोन परत किस लेयर में है? ओजोन परत किस लेयर में? समताप मंडल में। किसमें? उल्का पिंड किसमें? मध्य मंडल। उल्का पिंड, रॉकेट, उपग्रह, संचार, आयन मंडल। कहां? सारे मौसम कहां बदलेगा? कहां? तो पृथ्वी का सबसे निचला लेयर को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? अब पृथ्वी के टोटल वायुमंडल कितने भाग? कितने? 5। कितने? पहला कौन? पहला कौन? क्षोभ के बाद, समताप के बाद, मध्य के बाद, आयन के बाद। क्लियर? इसी को बीपीएससी पूछता है कि पृथ्वी के वायुमंडल को नीचे से ऊपर के क्रम में सजाइए, ऊपर से नीचे के क्रम में सजाइए। ये 4 ऑप्शन दे देगा अरेंज करने के लिए, और यहीं से सवाल पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा। दूध वही है, खीर बनाना आसान है, पनीर बनाने के लिए गृहिणी को सोचना पड़ता है कि नहीं है? खीर बनाने के लिए भी बहुत बकलोल ऐसा है, नहीं बना पाएगी। दीजिएगा खीर बनाने के लिए, रसिया बना देगा। तो सब कला है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है कि वायुमंडल के किन परतों में सबसे अधिक मौसम संबंधित परिवर्तन होते हैं? कन्फर्म है? तो मौसम संबंधित सारी घटनाएं किसमें? क्षोभ मंडल। किसमें प्यारे?
क्षोभ मंडल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे और नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। 61 के बाद याद रखेंगे आपका 62, कितना 62। चलिए, कहता कि आयन मंडल में ऊंचाई के साथ क्या बढ़ता है, तापमान। क्या बढ़ेगा, तो आयन मंडल में देखो, क्योंकि क्षोभ मंडल के बाद कौन है, समताप। कौन है, और समताप के बाद मध्य मंडल, और मध्य के बाद आयन। तो कहता कि आयन मंडल जिसमें आपका रॉकेट, उपग्रह, संचार, ये सारी संबंधित घटनाएं हैं, तो ये आयन मंडल में ऊंचाई के साथ क्या बढ़ता है, तापमान। जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ते जाएंगे तापमान क्या होगा, लेकिन क्षोभ मंडल में तापमान में बदलाव होता है। तापमान में क्या होता है, तापमान में बदलाव यही होता है कि क्षोभ मंडल के पृथ्वी के सतह की अगर बात करेंगे तो सबसे याद रखेंगे कम टेम्परेचर महसूस किया गया रूस का बारखोयांक्स, जबकि याद रखेंगे दुनिया का सबसे अधिक टेम्परेचर अल अजीजिया। कौन सा, तो इस तरीके से याद रखेंगे तापमान में कमी और ज्यादा ये क्षोभ मंडल में, कहां पर, और बराबर रहेगा समताप में, कहां पे। लेकिन आयन मंडल जब हम पहुंचेंगे तो वहां पर वो बढ़ते ही चल जाएगा। क्या होते चला जाएगा ना। जबकि क्षोभ मंडल में बहुत ज्यादा बढ़ के गया है तो 58, कितना डिग्री 100 डिग्री जिस दिन पृथ्वी पर हो जाएगा क्षोभ मंडल में, उस दिन तो खिलने समाप्त हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अगर पूछेगा कि आयन मंडल में ऊंचाई के साथ क्या बढ़ता है, तापमान। क्या बढ़ता है, तापमान। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। 62 के बाद आपका क्या कहता है, 63। ध्यान रखिएगा, सवाल ये भी बढ़िया है, ध्यान देंगे क्या कहता है। कहता है वायुमंडल के किस परत में हीलियम और हाइड्रोजन मौजूद है। वायुमंडल, कौन मंडल, अभी बताए थे कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी लेयर को क्या कहते हैं, वायुमंडल। क्या कहते हैं, वायुमंडल मतलब एक्सोफेयर। वायुमंडल मतलब, तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी लेयर को क्या कहते हैं, वायुमंडल। क्या कहते हैं, मतलब बाहरी लेयर। और वहां सबसे ज्यादा क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और, तो पृथ्वी, याद रखेंगे पृथ्वी के सबसे ऊपरी लेयर वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या है, हाइड्रोजन और, जबकि प्यारे पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन। कौन, और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और, तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या, नाइट्रोजन और, जबकि ब्रह्मांड, कहां पे, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या है, हाइड्रोजन और, हाइड्रोजन। कन्फर्म ना, ए लड़की तुरंत इनकाउंटर की कर रही, पता है हम हाइड्रोजन हीलियम बोल रहे हैं, ई लड़कियां की कर रही है, दूगो गोला बना ली है और गोलवा के रंग रही है पागल की ने है। अब बोलेगा हम तो गए थे लेकिन जो है ना पढ़ाता ठीक है, लेकिन हमको नहीं उतना ठीक नहीं लगा, है ना। ध्यान रखिएगा, बहुत संतोषी पागल है। आगे चल कमांडो, देखो देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, नहीं तो भाई गड़बड़ होगा। आगे देखेंगे यहां पे कहता है भाई, कहता रेडियो तरंगे किस परत में परावर्तित होकर पृथ्वी के वापस लौटती है, आयन मंडल या आयनोस्फीयर। आयन मंडल या, तो याद रखेंगे रेडियो तरंगे, कौन तरंगे भाई, रॉकेट। कौन प्यारे, उपग्रह। कौन सा, ये सारे किस मंडल में। और इसमें एक और शब्द कहा गया था कि आयन मंडल में ऊपर जाने के बाद तापमान में क्या होता है, तापमान में वृद्धि होते जाता है। तापमान में क्या होते जाता है, वृद्धि होते जाता है। किस मंडल में, किस मंडल में, कन्फर्म ना। जबकि याद रखेंगे रॉकेट उपग्रह कहां पे, रॉकेट उपग्रह आयन मंडल, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे और नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट सवाल कहता है कि वायुमंडल
वायुमंडल पृथ्वी से कैसे जुड़ा हुआ है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। पृथ्वी के कौन शक्ति कारण? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। कौन भाई? वायुमंडल। कौन? तो वायुमंडल याद रखिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण क्या है? जुड़ा हुआ है। कौन? वायुमंडल। और वायुमंडल को, पृथ्वी के वायुमंडल को कितने भागों में मैंने बांटा था? 5। कितने भागों में? कितने भागों में? 5 भागों में। कितने भागों में? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण याद रखेंगे पृथ्वी के वायुमंडल जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल आपका है 65 के बाद, ध्यान रखिएगा, आपका है 66, है ना? 66 में कहता है भाई कि धरातल से ऊपर जाने पर क्या कम हो जाता है? किसकी मात्रा? ऑक्सीजन की मात्रा। किसकी मात्रा? अब देखो भाई, ध्यान रखना, ऑक्सीजन की मात्रा। सदैव ध्यान रखिएगा कि हमने पृथ्वी के वायुमंडल को 5 लेयर में बांटा था, जिसमें सबसे निचला लेयर को मैंने कहा था क्षोभ मंडल। क्या कहा था? क्षोभ मंडल। क्या कहा था? क्षोभ मंडल में सबसे ज्यादा यहां पर आपको मिल जाएगा 78% याद रखेंगे नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। जैसे समताप मंडल में जाएंगे तो यहां पर भी मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा? घट जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा? और सबसे ऊपरी वायुमंडल के लेयर में जब आप पहुंचेंगे, वायुमंडल में, एक्सोफियर में, तो वहां पर आपको ज्यादा मिलेगा हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और जबकि सदैव ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के वायुमंडल की अगर बात करेंगे तो पृथ्वी के वायुमंडल में जहां पर जीवन की अगर बात करेंगे तो उसका मुख्य लेयर क्षोभ मंडल ही है, क्योंकि क्षोभ मंडल में ही सारी मौसम संबंधित घटनाएं होती है। कौन घटनाएं? कौन सी घटनाएं? तो मौसम संबंधित सारी घटनाएं किस मंडल में है? क्षोभ मंडल। कहां पे? तो इस लेकर याद रखेंगे कि जैसे ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? कम जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? कम जाएगी, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में यह खास लेयर क्षोभ मंडल और समताप में ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, क्योंकि नाइट्रोजन एक शीतलन गैस है। यह गैस ध्यान रखेंगे इतना ठंडा है कि अगर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ना आए तो समूचे पृथ्वी याद रखेंगे बर्फ से ढक जाएगा। और इसका यही उदाहरण है कि सूर्य, ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, आर्कटिक और अंटार्कटिका में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, और इस लेकर ध्यान रखेंगे पहुंचता है लेकिन कम पहुंचता है। इस लेकर ध्यान रखेंगे दोनों पोल पर बर्फ ढका हुआ है। क्या ढका हुआ है? क्या ढका हुआ है? क्या ढका हुआ है? तो यह सदैव ध्यान रखिएगा। तो ये ऑक्सीजन की मात्रा कहता है धरातल से ऊपर जाने के बाद कम हो जाता है। किसकी मात्रा भाई? ऑक्सीजन। किसकी मात्रा? ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, और ये आपका है 67। 67 के बाद क्या कहता है? सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सबसे पहले कहां पहुंचती है? कहां पहुंचेगी? क्यों पहुंचेगी पर्वत पे? क्योंकि याद रखिए सबसे ऊंचा क्या है? पर्वत। सबसे ऊंचा क्या है? तो याद रखेंगे पृथ्वी के स्थल कृति की अगर बात करेंगे तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा जो स्थल कृति है वो है पर्वत, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ऊंची है माउंट एवरेस्ट 8848। तो जैसे जैसे पर्वत की ऊंचाई होगी वहां पर सूर्य के प्रकाश, ये तो नॉर्मल ये कॉन्सेप्ट है, इसका तो कोई याद रखेंगे है नहीं। 67 के बाद याद रखेंगे 68 में क्या कह रहा ये ध्यान देंगे। कहता है भाई कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस। क्या? और ये ग्रीन हाउस गैस किसको प्रभावित करते हैं? ओजोन को। किसको? तो ओजोन को प्यारे, ओजोन परत को डैमेज करता है ग्रीन हाउस, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड जो भी याद रखेंगे कार्बनिक पदार्थ जलेंगे उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जबकि याद रखेंगे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, एसी से निकलेगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज्यादा डैमेज करेगा किसको? ओजोन को। ध्यान रखेंगे, सदैव एक शब्द आता होगा कि दुनिया भर में ग्रीन हाउस कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैठक चल रहा है और ये ग्रीन हाउस गैस कम नहीं होगा तो दुनिया के सामने एक बड़ी समस्या आएगी जलवायु परिवर्तन का। किसका? विश्व के तापमान इतने बढ़ जाएंगे कि विश्व में जलवायु परिवर्तन होगा, विश्व में जलवायु परिवर्तन होगा, विश्व में कृषि प्रभावित होगा और दुनिया के सामने आएगा खाद्यान्न संकट। कौन संकट? इस लेकर ध्यान रखेंगे, ये ग्रीन हाउस कम करने के लिए दुनिया भर के देश याद रखेंगे वैश्विक व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोलर एनर्जी पर काम कर रहा है। और इस लेकर ध्यान रखेंगे कि भारत में याद रखेंगे, भारत भी पूरे दुनिया के सौर ऊर्जा उत्पादन देशों की सूची में है। और ध्यान यह भी रखिएगा कि इसके लेकर इस ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार काम चल रहे हैं। और 2040 आते आते ध्यान रखेंगे कि दुनिया के देशों ने एक लक्ष्य रखा है कि ग्रीन हाउस उत्सर्जन कटौती तभी होगा जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम जैविक ऊर्जा संसाधन में कमी करेंगे, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम दो प्रमुख हैं, क्योंकि ये दोनों जैविक ऊर्जा के उदाहरण हैं, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। और ये एक ध्यान रखेंगे कि लिमिट ऊर्जा के स्रोत हैं जो भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। लेकिन एक तरफ भविष्य में समाप्त होने का खतरा मंडरा रहा है तो दूसरे तरफ याद रखेंगे विश्व में जलवायु परिवर्तन, क्योंकि लगातार हम कोयला और पेट्रोल का उपयोग करके हम आपको ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर रहे हैं, जिस कारण याद रखेंगे दुनिया भर में एक गंभीर समस्या बनी हुई है। और 2040-50 तक याद रखेंगे ये सारे खनिज संसाधन भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि लगातार हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान रखिएगा कि पूर्ण रूप से याद रखेंगे इसको प्रतिबंधित करने के लिए याद रखेंगे लगातार इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी पर काम किया जा रहा है, जिसमें अभी भी आप देखेंगे कि पटना में आप देखेंगे कि 2-4 साल के अंदर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा, और बिहार के एक गांव में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा आपको ई रिक्शा मिलेगा। कौन रिक्शा? और आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया, जापान क्या किया है कि जितना नेशनल हाईवे है वो सारे नेशनल हाईवे पे बड़े बड़े सोलर पैनल लगेंगे, वहां सब जगह चार्जिंग होगा, चार्जिंग पॉइंट होगा। और फिर जितने भी, जैसे आप सुने होंगे कि नितिन गडकरी जी एक रोड बनवा रहे हैं जिसमें याद रखिए सोलर ऊर्जा से रिलेटेड गाड़ी चलेगा। ये ट्रायल चल रहा है, दुनिया में ऐसा बहुत देश कर चुका है और कर रहा है, और भारत भी आने वाले समय में करेगा, क्योंकि भारत की आबादी ही इतना ज्यादा है कि ध्यान रखेंगे एकाएक नहीं करेगा। लेकिन आपको स्पष्ट रूप से बता दे कि अभी आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो आपके मार्केट में गाड़ी चलता है उसका लगभग 80% गाड़ी आपको बिना कार्बन उत्सर्जन करने वाला गाड़ी चल रहा है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा या ई रिक्शा कहते हैं। है कि नहीं है? टोटल देखिएगा कि पूरा आपको वही गाड़ी मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं प्रदूषण कमी कर रहा है, जिससे याद रखें ग्रीन हाउस में क्या है, कमी आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आ रहा है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे काम चल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट सवाल याद रखेंगे आपका है 70 में प्यारे क्या कहता है? कहता है वायुमंडल का 69 ना। अच्छा कोई बात नहीं, इतना आवेशित होने का कोई जरूरत नहीं है। संघनन कहता है प्यारे, कहता है संघनन प्रक्रिया में कौन से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? सूक्ष्म धूलकण। कौन? संघनन याद रखिए प्रक्रिया में कौन से मूल कहता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो सूक्ष्म याद रखिए धूलकण। संघनन की बात करेंगे तो जैसे ध्यान रखेंगे कि जलवाष्प जब ऊपर जाता है, जलवाष्प जब ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा? ठंडा। क्या होगा? ठंडा। और फिर वो याद रखेंगे संघनन होकर क्या बनेगा? वर्षा का बूंद। क्या बनेगा? वर्षा का बूंद। तो ये स्पष्ट रूप से याद रखेंगे, कह रहा है कि संघनन प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो उसमें याद रखेंगे सूक्ष्म धूलकण, जो याद रखेंगे वर्षा के बूंद बनने में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल आपका है 70। वायुमंडल का सबसे निचली एवं महत्वपूर्ण परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। कौन सी? जिसमें सारी मौसम संबंधित क्या होती हैं? घटनाएं। मौसम संबंधित किस मंडल में?
और लास्ट सवाल तो ये सबको पता है प्यारे, कि कहता है कि रेडियो तरंगे, कौन तरंगे हैं? तो बताओ भाई कि रेडियो तरंगे कहां से परिवर्तित होती है? आयन मंडल या आयनोस्फेयर? आयन मंडल या, और इसी में याद रखेंगे रॉकेट, क्या? रॉकेट। और रॉकेट के अलावा याद रखेंगे उपग्रह। ये सारे के सारे किस मंडल में है? आयन मंडल में। क्लियर ना? तो आज का सेशन यहीं तक। पीछे से भी जो लोग जाएंगे शांति बनाकर जाएंगे। हाँ, तो वैसे निकल जाइए, आगे से ही निकलिए। वो लगा लेंगे।